दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, 10% या 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर है लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। 10% का नियम क्या है? तो आप जान लीजिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है और ये नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होती है जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और उसके बाद भूदृश्य। यानी जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। अगला प्रश्न है, स्वपोषी या ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक उत्पादकता। दोस्तों स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और ये जो उत्पादकता होती है स्वपोषी स्तर पर, उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। परपोषी या विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में क्या आता है? तो इसको द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर के स्थानांतरण के बाद क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है? तो सही उत्तर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के बाद घटती है। अगला है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो याद रखिएगा, यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं उसमें यह है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और बर्रे, मकड़ी और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टियों में गिरावट हो सकती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच, पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है? इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। याद रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला है, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस नाम से किया था? तो ओइकोलॉगी के नाम से अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा बताया गया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी की परिभाषा ये दी थी कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या जो है इकोलॉजी है। अगला है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो यूजीन ओडम ने कहा था कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है।
अगला प्रश्न एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तावित की। तो 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनियोसिस तथा माइक्रोकास्म किसने कहा था। तो याद रखिएगा कार्ल मोबियस और फोप्स ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस और माइक्रोकास्म ये कार्ल मोबियस ने और फोप्स ने कहा था। अगला है प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है क्या। तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। अगला है गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीसीओ के संबंध में क्या सही है। तो गहरी कार्बन वेधशाला ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ये दोनों ही कथन गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीसीओ के संबंध में सही हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है। तो याद रखिएगा यह एक बंद तंत्र है, ये गलत है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला या ओपन सिस्टम होता है। अगला है पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन क्या है। तो जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है कृषि प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों के रहने की जगह क्या कहलाती है। तो ये आवास या हैबिटेट कहलाता है। और जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है, जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। याद रखिएगा उसे बायोम कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो ये पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक। अगला है वन तालाब और खेत में कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है। तो खेत जो है ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। वन तालाब झील ये जो है प्राकृतिक झीलें ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वन झील धान के खेत और घास के मैदान में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है कि घास स्थल वन तथा मरुस्थल किसके उदाहरण हैं। तो ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। झील नदियाँ समुद्र तालाब ज्वार नदमुख आदि किसके उदाहरण हैं। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, झील नदी समुद्र और तालाब। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा ए गलत है किंतु आर सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो ये आपका गलत है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के सभी या विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर और अंतर संबंधित होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। अगला है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। तो सीयर कहलाता है। और किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है। तो ये है वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन या सह सकता है उसको वहन क्षमता कहते हैं। अगला है बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसको जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता को बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव कहा जाता है। अगला है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो इसको पारिस्थितिक कर्मता या पारिस्थितिक नीचे कहा जाता है।
अगला है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र या समुद्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जलीय है। अगला है पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल कितना होता है? तो लगभग 97%। 3% भाग जो है मीठे जल, नदी, जलवाष्प और जो है मीठे पानी के स्रोतों का है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, ये समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण है। अगला है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है क्या? तो वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भंडार, ये सभी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मददगार हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार होता है। तो ये पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। और एक और प्रश्न है मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। ऐसा पर्यावरण जो मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित या जो है उसमें कुछ बदलाव आ गए हों। तो भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये वनों का उन्मूलन या कटाव जो है ये पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है भारत में। अगला है वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये वृक्ष काटना है। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसको प्राप्त है? तो उच्चतम पोषण स्तर पर ओमनीवोरस या सर्वाहारी आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है। तो वायु जो है अजैव संघटक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है, आप जानते हैं। और पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं ये कौन से हैं? तो कवक और जीवाणु अपघटक जीव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके। तो अपघटक पोषक तत्वों का सड़न या उसके जो है अपक्षय की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सकता है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं कौन से? तो ये अपघटक हैं। अपघटक कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये ऐसे जो हैं तत्व हैं या ऐसे कारक हैं जो निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ किसकी भूमिका अदा करते हैं? तो ये अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो चींटी और हिरण ये प्राथमिक जो है उपभोक्ता हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में क्या आते हैं? तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ में अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में क्या आती है? तो ये चींटी है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को भी सीधे ग्रहण करता है और इन पर आश्रित जीवों को भी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों या हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवधारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में पाद प्लवक, घास तथा वृक्ष क्या हैं? तो ये प्राथमिक उत्पादक हैं। इकोसिस्टम के संबंध में सही क्या है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ये इकोसिस्टम के संबंध में सही है। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं? तो उत्पादक। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु प्लवक टिड्डे और गाय हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियाँ और भेड़िया क्या हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं।
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। किस प्रक्रिया से? तो ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो हरित पादप हैं। पौधे हरे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कौन है? तो हरे पेड़ पौधे ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए घास, टिड्डा, मेढक और सर्प हैं। तो घास जो है ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है, इसको उत्पादक कहते हैं। घास को टिड्डा खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा को मेढक अपना आहार बनाता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और मेढक को सांप अपना आहार बनाता है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो इस चार्ट से, इस फ्लो चार्ट से आप उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।